दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 और 9 साइंस में चैप्टर क्लियर करने वाले हैं कोशिका यानी कि सेल। क्लास 9th में भी यही चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई और क्लास 8 में भी यही चैप्टर है कोशिका। क्लियर है? तो 8 और 9 दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का काम है इनको बढ़िया तरीका से अपने नोटबुक में नोट्स के हिसाब से बनाना है। ठीक है, समझते चलना है और नोट भी बनाना है। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले बात करते हैं कोशिका किसे कहते हैं। तो कोशिका सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। जिस प्रकार से छोटा छोटा वृक्ष मिल करके एक बड़ा सा महल का निर्माण करता है, बड़ा सा घर का निर्माण करता है, उसी प्रकार से हमारी बॉडी में छोटी छोटी कोशिका मिल करके एक बड़ा सा शरीर का निर्माण करता है। देखिए कोशिका जो है वो जैसे कि बात कर लेते हैं सेल से टिश्यू का निर्माण करता है। बहुत सारे टिश्यू मिल करके ऑर्गेन का निर्माण करता है। अब बहुत सारे ऑर्गेन मिल करके ऑर्गेन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र का निर्माण करता है। ऑर्गेन सिस्टम का निर्माण करता है। अब बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम मिल करके बॉडी का निर्माण करता है। क्लियर है? तो सेल से अगर बात किया जाए तो सेल से टिश्यू का निर्माण करता है यानी कि कोशिका से ऊतक का निर्माण होता है। बहुत सारे ऊतक मिल करके अंगक का निर्माण होता है, यानी अंगक नहीं अंग का निर्माण होता है। अब बहुत सारे अंग मिल करके अंग तंत्र का निर्माण होता है। अब बहुत सारे अंग तंत्र मिल करके एक शरीर का निर्माण होता है। क्लियर है? इस प्रकार से अगर देखा जाए नेक्स्ट बात करते हैं कि कोशिकाओं द्वारा बने हुए जो भी जीव है इनके प्रकार। देखिए यहाँ पे दो प्रकार से है कोशिका का, एक है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब हो गया एक कोशिकीय जीव और मल्टीसेलुलर का मतलब हो गया बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव ऐसी कोशिका जो सिंगल सेल से मिलकर बना होता है, ऐसा जीव जो एक कोशिका से मिलकर बना होता है। बहुकोशिकीय जीव हो गया ऐसा जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिल करके बना होता है। एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल हो गया एमीबा और पैरामीशियम, और बहुकोशिकीय जीव का एग्जाम्पल हो गया जैसे कि मनुष्य, गाय, कुत्ता, कीट इत्यादि। देखिए कोशिका दो प्रकार को होता है, एक होता है पादप कोशिका, एक होता है जंतु कोशिका। इन सब के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। पादप कोशिका जो पादपों में पाया जाता है, पेड़ पौधा में पाया जाता है। जंतु कोशिका जो जंतुओं में पाया जाता है। क्लियर है? सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। अब कोशिका का अंगक के बारे में बात कर लेते हैं। कोशिका के अंगकों के बारे में देखिए सबसे पहले अगर बात किया जाए कोशिका का अंगक तो वो है सेल वॉल, जो कि पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति, इनको कहेंगे कोशिका भित्ति। ठीक है? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, जो कि जंतुओं में पाया जाता है और उच्च कोटि के पौधों में पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन। तो ये सब जितने भी है कोशिका का अंगकों के नाम है। ठीक है? न्यूक्लियोइड यानी कि जो प्रोकैरियोटिक जीव होता है उसमें न्यूक्लियोइड होता है, केंद्रक। ठीक है? केंद्रकाय बोला जाता है कि क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक जीव होता है उसमें वेल डेवलप केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो इसमें क्या पाया जाता है? केंद्रिकाय पाया जाता है। केंद्रक होता है ऐसा सेल जिसके अंदर में वेल डेवलप न्यूक्लियस पाया जाता है, उसको केंद्रक कहेंगे। तो केंद्रक सेल के इंटरनल भाग एक अंगक होता है जिसको केंद्रक कहा जाता है, और वेल डेवलप केंद्रक हमेशा यूकेरियोटिक जीव में पाया जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में क्या अंतर है, यहीं पे आप लोग को समझा देते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक जीव के बारे में और सेल के बारे में।
देखिए प्रोकैरियोटिक जो होता है वो सिंगल सेल में पाया जाता है जीव, प्रोकैरियोटिक जीव या फिर प्रोकैरियोटिक एनिमल जो भी है। यूकैरियोटिक जो होता है मल्टीपल सेल में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो न्यूक्लियस होता है वो ढंग से बना नहीं होता, वेल डेवलप नहीं होता है, ठीक है, जिसके कारण प्रोकैरियोटिक जीव डिवाइड नहीं करता है और वो सिंगल सेल में ही पाया जाता है। वहीं पर अगर बात किया जाए यूकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप न्यूक्लियस पाया जाता है और इसी रीजन से ये क्या होता है कि दो डॉटर सेल में हमेशा डिवाइड करते करते मल्टीपल सेल में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोकैरियोटिक जीव का एग्जाम्पल बैक्टीरिया हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया। और यूकैरियोटिक जीव का एग्जाम्पल मनुष्य, कीट और जितने भी बात किया जाए पेड़ पौधा भी इसमें आ जाता है। और जितने भी एनिमल्स है, जितने भी रेप्टाइल्स है, एविस है, पंछी है, पशु है, ये सब का सब यूकैरियोटिक जीव के अंदर में आता है। वेल डेवलप प्रोकैरियोटिक जीवों में वेल डेवलप न्यूक्लियस ना होने के कारण इसके अंदर में जो क्रोमोसोम होता है वो पूरे बॉडी में फैला होता है। और यूकैरियोटिक जीवों में वेल डेवलप न्यूक्लियस होने के कारण इसके अंदर में जीन यानी कि आरएनए, डीएनए, क्रोमोसोम, एमआरएनए, आरआरएनए, प्रोटीन, ये सब का सब न्यूक्लियस के अंदर में ही होता है। हमने क्या बोला, जो केंद्रक होता है उसके अंदर में क्रोमोसोम, ये सब इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है तो केंद्रक में पाया जाता है। क्रोमोसोम के अंदर में डीएनए, डीएनए के अंदर में आरएनए, आरएनए के अंदर में एमआरएनए, एमआरएनए के अंदर में आरआरएनए और जस्ट इसके बाद मिलेगा प्रोटीन। क्लियर है, प्रोटीन। इसके बाद प्रोटीन तो क्रोमोसोम, डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म हो गया डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म हुआ राइबो न्यूक्लिक एसिड। एमआरएनए का फुल फॉर्म मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोसोमल राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है, ये सब का सब न्यूक्लियस के अंदर में पाया जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। इन सब को नोट्स में आप लोग इंक्लूड करना है, ठीक है। जितना भी जो भी बच्चा नोट्स इनको क्लियर करना है नोट्स में इन सब को इंक्लूड करना है साइड में, लाइक नोट जैसा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये तो हो गया आपका कोशिका। कोशिका यहाँ पे झिल्ली होना, भित्ति होना चाहिए, ठीक है। फिर कोशिका झिल्ली, फिर न्यूक्लियॉइड हो गया, केंद्रक हो गया, केंद्रक कोशिका द्रव हो गया, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है तो कोशिका के अंदर लिक्विड जैसा मटेरियल्स होता है, पानी जैसा तेलीय जैसा पदार्थ होता है, इन सबको कोशिका द्रव कहा जाता है। अब कोशिका द्रव के अंदर में बहुत सारे अंगक पाया जाता है, तो इन अंगकों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला हो गया अंतःप्रद्रवी जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सबको लिख लेना है, ठीक है ना। दूसरा है गोल्जी ऑपरेटस यानी कि गोल्जी काय, सबको आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे। लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, वैक्यूल्स, उसके बाद प्लास्टिड जिसको लवक भी कहा जाता है, जिनका 3 टाइप होता है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। और फिर तारकाय, जंतुओं में तारकाय यानी कि सेंट्रोइड, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है सेंट्रोइड, इससे क्वेश्चंस भी आता है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आ जाता है सेंट्रोइड वगैरह से कि सेंट्रोइड का वर्क क्या है, कहाँ पे पाया जाता है। चलिए अंतःप्रद्रवी जालिका जो होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें बिंदु लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये राइबोसोम होता है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस से प्रोटीन का निर्माण होता है। वहीं पर बात किया जाए चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, जहाँ पे वसा का संचयन होता है या फिर वसा स्टोर होता है, फैट जहाँ पे स्टोर होता है। क्लियर है, तो ये दोनों को दोनों आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही पार्ट्स है। आई होप कि इतना आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं।
चलिए अब अगर बात किया जाए तो कोशिका की खोज, देखिए कोशिका की खोज सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक के जरिए मृत कोशिका की खोज किया गया था। कहाँ पे? तो कॉर्क में। कॉर्क क्या होता है? तो पेड़ का जो सबसे ऊपरी आवरण होता है, जो मृत होता है, पेड़ का जो छाल होता है जो मरा हुआ, उसी को कॉर्क कहेंगे। और रॉबर्ट हुक नाम का वैज्ञानिक जिन्होंने 1665 में सबसे पहले मृत कोशिका की खोज किया था। वहीं पर 1674, कहीं कहीं पे 1673 भी लिखा होता है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक, नाम लिखिएगा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने जीवित कोशिका की खोज किया था। ठीक है, कहाँ पर? तो शेवाल में। और इसीलिए इसको माइक्रो बायोलॉजी के पिता, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहेंगे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक को। क्लियर है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज किया था और इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए, क्लियरली लोगों को दिखाने के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए प्याज की झिल्ली का उपयोग किया था। क्लियर है? चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पर कि कोशिका के प्रकार हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। पादप कोशिका क्या होता है? जंतु कोशिका, कोशिका के आकार, कोशिका की आकृति, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, राइट, विसरण प्रसारण के बारे में, केंद्रक के बारे में, केंद्रक द्रव के बारे में, अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्गी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड और लाइसोसोम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आप लोग नया है तो आप लोग को क्या करना है? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है ताकि और भी स्टूडेंट्स जुड़ सके। ठीक है, क्लियर? आगे देख लेते हैं। देखिए सेल दो प्रकार का होता है, पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल और जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल दो प्रकार का सेल होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट सेल में, यहाँ पे रिक्तिका पाया जाता है। देखिए क्लोरोप्लास्ट जिससे पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है। क्लियर है? रिक्तिका पाया जाता है, रिक्तिका में उन लोग अपना भोजन को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। तो रिक्तिका एक खाली जगह होता है सेल के अंदर में जहाँ पे भोजन को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। क्लियर है? द्रव पदार्थ का अवशोषण कर सकती है कौन? प्लांट। प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है, किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति यानी कि सेल का जो सबसे ऊपरी आवरण होता है उसको कहेंगे कोशिका भित्ति। क्लियर है? और वो किस चीज से बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। चलिए वहीं पर केंद्रक यूकैरियोटिक का आकार, देखिए इसमें से कुछ ऐसा कोशिका होता है जो यूकैरियोटिक टाइप का होता है। यूकैरियोटिक जिसमें केंद्रक वेल डेवलप होता है, जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है, उसको कहेंगे यूकैरियोटिक। और बहुत सारे जंतु भी होता है जिसमें यूकैरियोटिक प्रकार का होता है। ठीक है? बहुत सारे पादप ऐसा होता है जो प्रोकैरियोटिक भी होता है और बहुत सारे जंतु भी ऐसा होता है जो प्रोकैरियोटिक होता है। बात क्लियर है? यहाँ पे डायग्राम ऐसा दिखाने का मतलब ये है कि इसमें से कुछ प्लांट और एनिमल प्रोकैरियोटिक होता है और बहुत सारे एनिमल और प्लांट यूकैरियोटिक भी होता है। क्लियर है? अब हम लोग समझते हैं एनिमल सेल के बारे में। तो एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, इसीलिए कोई भी जंतु फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। क्लियर है? रिक्तिका इसमें नहीं पाया जाता है क्योंकि इसमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होता है। एटीपी का फुल फॉर्म हो गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है? अधिक मात्रा में द्रव पदार्थ का अवशोषण नहीं हो सकता है इसमें, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 90, हमारी बॉडी में ऑलरेडी 90% वाटर होता है। क्लियर है? प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है क्योंकि हर एक जंतु परपोषी होता है। परपोषी का मतलब होता है दूसरों का शोषण करता है, दूसरों का पोषण करता है। जैसे कि मनुष्य, ये हमेशा अपने भोजन करने के लिए या फिर एनिमल पर डिपेंडेंट होता है, यानी कि मछली हो गया, अंडा हो गया, दूध हो गया, मांस हो गया, या फिर पेड़ पौधा पे डिपेंडेंट हो गया। जैसे कि आम खाना है तो पेड़ से आम लेना पड़ेगा, चावल तो धान पैडी से चावल लेना पड़ेगा। अगर हमें रोटी खाना है तो उसके लिए गेहूं, यानी कि वो भी एक प्रकार का पौधा ही है। क्लियर है? तो हर चीज के लिए हम लोग पेड़ और पौधों पर डिपेंडेंट है, तो इसीलिए हम लोग क्या हो गए? परपोषी हो गए। स्वपोषी होता है जो खुद से अपना भोजन बनाता है।
जो कि पेड़ पौधा होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं कि कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, तो जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। और सेल मेम्ब्रेन किस चीज का बना होता है? लिपिड और प्रोटीन का। क्लियर है? लिपिड को ही फैट कहेंगे। लिपिड प्लस प्रोटीन का बना होता है सेल मेम्ब्रेन, इस चीज को याद रखिएगा। लाइसोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम जो कि सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है, जिसको आत्मघाती की थैली भी कहते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, सभी जीव सूक्ष्म कोशिकाओं के बना होता है। सेल का मतलब ही तो बोले, सेल क्या है? कोशिका, लाइफ लिविंग थिंग्स का स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। कोशिका जो है वो सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। क्लियर है? तो सूक्ष्म कोशिकाओं के बने होते हैं कोशिका। सभी जीवों के संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई सेल होता है। कोशिका के आकार, आकृति, संगठन व अध्याय को साइटोलॉजी कहा जाता है। देखिए, कोशिका के अध्ययन को क्या कहेंगे? साइटोलॉजी। और वहीं पर ऊतक के अध्ययन को क्या कहेंगे? हिस्टोलॉजी। क्लियर है? हिस्टोलॉजी। चलिए नेक्स्ट है कि सन 1665 में कॉर्क कोशिकाओं में रॉबर्ट हुक ने कोशिका को देखा था। इसका मतलब यह है कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका का इन्वेंट किया था, खोजा था। और बाद में फिर 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने कोशिका का इन्वेंट किया था। क्लियर है? और इन्होंने इसका नाम जो है वो कोशा दिया था। क्लियर है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने ही जो सेल है उसका नाम कोशा दिया था, बाद में उसको कोशिका किया गया। चलिए, जितने जितने पॉइंट्स, जितने चीज बताए जा रहे हैं, इन सब को एक्स्ट्रा नोट्स में लिखते चलिए। ठीक है, ताकि ये आप लोग का आई थिंक 8, 9th और अगर 10th में भी कोई सेल अगर वगैरह सेल का कोई चैप्टर है तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। मतलब कि आप लोग को अलग से पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। सेल, आज से सेल को एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आप लोग को। क्लियर है? क्योंकि बहुत ही हेवी तरीका से नोट्स बनने वाला है। विभिन्न लक्षणों के आधार पर कोशिका के जीव द्रव सोल जेल स्थिति में होता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सब चीज। ठीक है, ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग ना भी लिखें तो चलेगा। सभी पौधे व जीव कोशिका के बने होते हैं। ठीक है, सभी पौधे जीव मतलब कि हमारे इस वर्ल्ड में हर एक जीव जंतु जो कि सजीव है, हर एक सजीव कोशिका के बने होते हैं। क्लियर है? इसीलिए तो इनको कहा जाता है मूलभूत इकाई। सभी कोशिकाएं पूर्ण निर्मित कोशिकाओं से पैदा होता है। कहने का मतलब है कि हर एक सेल अपने पेरेंट सेल से ही बनता है। ठीक है, पेरेंट सेल से ही 2 डॉटर सेल बनता है और फिर 2 डॉटर सेल जो है ना वो 4 डॉटर सेल का निर्माण करता है। इस प्रकार से सेल जो है हमेशा डिवाइड होते रहता है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि हर एक डॉटर सेल अपने पेरेंट सेल से ही बनता है, यानी कि पूर्व निर्मित कोशिका से ही पैदा होता है। वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। ठीक है ना, ये एक अपवाद है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग बढ़िया तरीका से समझते हैं यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में। देखिए, प्रोकैरियोटिक के अंदर में जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया भी हो गया। और वहीं पे यूकेरियोटिक के अंदर में ऑस्ट्रिच, ठीक है ना, और फिर पाइन ट्री हो गया। और ये जो आपका है पैरामीशियम और एमीबा, पैरामीशियम एक्चुअल में पैरामीशियम को हम लोग सेंड करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक, बट जो एमीबा है उसको हम लोग यूकेरियोटिक में रखेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये जो पैरामीशियम है और एमीबा है
कभी कभी प्रोकैरियोटिक की तरह भी बिहेव करता है, कभी कभी यूकैरियोटिक की तरह भी बिहेव करता है। तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक को कनेक्टिव लिंक हम लोग मानेंगे प्रोकैरियोटिक, ठीक है ना। सॉरी, पैरामीशियम और एमीबा को कनेक्टिव लिंक मानेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के लिए, ठीक है ना। कभी कभी एक्सेप्शन आता है, तो ये जो है ना अपवाद है एक्चुअली। पैरामीशियम और यूग्लिना। अब बात कर लेते हैं कि इनको बीच में से कनेक्टिव लिंक के तौर पर क्यों रखा गया है। देखिए, हम लोग अभी जैसे कि बात किए थे, प्रोकैरियोटिक में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है और प्रोकैरियोटिक में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। क्लियर है। एमीबा में न्यूक्लियस तो होता है, लेकिन इसका ये डिवाइड नहीं कर पाता, क्योंकि न्यूक्लियस का काम होता है इनके लिए लोकोमोशन करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने का काम करता है, ठीक है। बट एक्चुअल में जब इसमें न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस अपना काम नहीं कर रहा, क्लियर है, तो इसीलिए इसको कनेक्टिव लिंक माना गया, क्योंकि ये सिंगल सेल में है। अगर सिंगल सेल में है इसका मतलब वो प्रोकैरियोटिक है, अगर इसमें न्यूक्लियस है इसका मतलब ये यूकैरियोटिक है। तो इनमें दोनों का गुण है, प्रोकैरियोटिक का भी गुण है और यूकैरियोटिक का भी गुण है। इसीलिए पैरामीशियम और यूग्लिना, ठीक है, पैरामीशियम और यूग्लिना को कनेक्टिव लिंक माना गया है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव में अंतर। देखिए, अगर हम कोशिका संख्या के हिसाब से देखा जाए तो एक कोशिकीय जीव जो होता है वो सिंगल सेल का होता है, वहीं पर बहुकोशिकीय जीव जो होता है वो अधिक मात्रा में बहुत सारा मल्टीपल सेल का होता है। कार्य देखा जाए तो कोशिका के सभी कार्य एक कोशिका द्वारा किए जाते हैं। इसमें विभिन्न कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के कार्य करती है। नेक्स्ट अगर देखा जाए कार्य का विभाजन, एक कोशिका में कोई भी विभाजन नहीं होता है, मतलब कि डॉटर सेल का निर्माण इसमें नहीं होता है, नए सेल नहीं बनता है, लेकिन इसमें विभिन्न प्रकार के कार्य करती है, इसमें नया सेल बनता है। जनन एकल कोशिका द्वारा होता है। क्लियर है। जनन, इसमें जनन जो होता है ना एकल कोशिका द्वारा होता है, सिंगल सेल के जरिए इसमें रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए विशेष कोशिकाएं जनन में भाग लेती है, मतलब कि इसमें अलग अलग प्रकार के सेल्स जो है वो इस क्रिया में रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। इसका आयु बहुत ज्यादा छोटा होता है, इसमें लंबा आयु होता है, ठीक है ना। जो सिंगल सेल यूनिसेलुलर होता है वो 1 सप्ताह, अधिक से अधिक 1 महीना, इतना कुछ होता है, उससे भी ज्यादा नहीं। 1 महीना बहुत ज्यादा हो गया, बट 1 वीक मैक्सिमम, ठीक है। और इसमें तो आई थिंक अगर देखा जाए तो 300 ईयर तक हो सकता है, क्योंकि जो कछुआ है वो 300 साल तक, उससे भी ज्यादा जिंदा रहती है, ठीक है ना। और अगर देखा जाए बरगद का पेड़ तो वो लगभग 5 साल, उससे भी ज्यादा, ठीक है ना, तक जिंदा रहता है। इसमें तो 300 नहीं, 3 साल से भी ज्यादा। तो इस प्रकार से 5 साल 3 साल तक का जो भी जीव है वो जिंदा रह सकता है, जो कि मल्टीपल सेलुलर के जरिए जो भी जीव बनता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कोशिका के आधार पर। देखिए, कोशिका के आधार पर जीवों को 2 प्रकार से बांटा गया है, या फिर कोशिका को 2 प्रकार से बांटा गया है। इस चीज को हम लोग जस्ट अभी डिस्कस किए थे, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। एक्चुअल में सेल को 2 भागों में बांटा गया, एक है प्लांट सेल, एक है एनिमल सेल। लेकिन कोशिका के आधार पर सेल को 2 भागों में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। क्लियर है। बहुत बच्चा कंफ्यूजन करता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, कोशिका का 2 प्रकार है, बट ये प्लांट सेल और एनिमल सेल क्या है। तो ये प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये सेल का 2 प्रकार है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कोशिका के आधार पर, केंद्रक के आधार पर, यहाँ कोशिका लिखा हुआ है, एक्चुअल में केंद्रक के आधार पर कोशिका कितने प्रकार का होता है। क्लियर है। तो केंद्रक के आधार पर कोशिका 2 प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। देखिए, प्रोकैरियोटिक बहुत ज्यादा छोटा होता है, यूकैरियोटिक बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक का जो केंद्रक होता है वो केंद्रक के जगह पर न्यूक्लियर झिल्ली से नहीं ढका होता। कहने का मतलब है कि
प्रोकैरियोटिक में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस ढंग से बना हुआ न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन इसमें अच्छे प्रकार से न्यूक्लियस बना होता है और उसमें न्यूक्लियर झिल्ली भी होता है। क्लियर है? केंद्रक अनुपस्थित होता है, यानी कि इसमें केंद्रक नहीं होता है, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है, और केंद्रक ना होने के कारण झिल्ली द्वारा ढके हुआ अंगक भी अनुपस्थित नहीं रहता, लेकिन इसमें सब चीज मौजूद रहता है। क्लियर? इसमें कोशिका का डिवीजन नहीं होता है और नया कोशिका नहीं बनता, लेकिन इसमें कोशिका डिवीजन जो है ना माइटोसिस और मियोसिस प्रोसेस के जरिए होता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे माइटोसिस और मियोसिस प्रोसेस क्या होता है। क्लियर है? चलिए देखिए, नेक्स्ट है आप लोग के सामने कोशिका। ठीक है, कोशिकाओं के विभिन्न आकार व आकृति होती है, ये चीज हम लोग जानते हैं। और सामान्यतः कोशिकाएं जो है ना अंडाकार यानी कि स्फेरिकल होता है। जैसे कि अगर बात किया जाए तंत्रिका कोशिका जो कि शाखान्वित और लंबी होती है, शाखान्वित भी होती है। और शरीर की सबसे लंबी कोशिका देखा जाए तो वो है तंत्रिका कोशिका। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। क्लियर है? और खंडाकार कोशिका, और नेक्स्ट क्या है आरबीसी जो है बाइकॉनकेव। तो तीन प्रकार का कोशिका अधिकतर देखने को मिलता है अगर आकृति के हिसाब से देखा जाए कैसे कैसे उनकी आकृति है, बनावट है। तो एक है आपका लंबाकार जो कि लंबा, ठीक है, एक होता है खंडाकार और एक होता है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्पोसल्स जो कि बाइकॉनकेव होता है। क्लियर है? चलिए, ये आपका हो गया हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो कि नर्व सेल है। स्पर्म सेल हमारे बॉडी का सबसे छोटी कोशिका और हमारे बॉडी का सबसे बड़ी कोशिका ओवम। वहीं पर देखा जाए दुनिया का सबसे छोटा कोशिका तो वो है माइकोप्लाज्मा। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा और दुनिया का सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका है जो कि लगभग 2 केजी का होता है। और माइकोप्लाज्मा इतना छोटा होता है कि हम लोग उसको नग्न आंखों से देख भी नहीं पाते हैं और माइक्रोस्कोप से भी देखने में इनको मुश्किल होता है। तो इसीलिए माइकोप्लाज्मा दुनिया का सबसे छोटा कोशिका माना गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कोशिका के आकार के बारे में। देखिए, कोशिका का आकार क्या होता है। तो विभिन्न जीवों की कोशिकाएं विभिन्न आकार की होती है। ठीक है, कुछ कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी होती है जबकि कुछ कोशिकाएं नंगी आंखों से देखी जा सकती है। क्लियर है? बहुत सारे ऐसे कोशिका होता है जिसको हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं, बट कुछ ऐसे कोशिकाएं होता है जिसको हम नग्न आंखों से देख पाते हैं। ठीक है, तो नग्न आंखों से देख पाते हैं जो कि शुतुरमुर्ग अंडा वगैरह हो गया। इनका आकार 0.2 न्यूमीटर से लेकर के 18 सेंटीमीटर तक का होता है। क्लियर है? एक बहुकोशिकीय जीव का आकार सामान्यतः 20 से 25 मिलीमीटर है ना तक का होता है। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा हो गया जो कि 15 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक का होता है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर से लेकर के 8 सेंटीमीटर तक का होता है। और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा जो कि जस्ट अभी बोले 0.1 न्यूमीटर करके है। और मनुष्य का अंडा जो है वो लगभग 0.1 मिलीमीटर लंबाई तक का होता है। अंड का मतलब होता है ओवम जो कि फीमेल में होता है, ओवम जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी बड़ी कोशिका है। चलिए, सेल के भाग के बारे में, कोशिका के भाग के बारे में देख लेते हैं, जिसमें से 3 प्रमुख भाग है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और कोशिका द्रव। ठीक है, 3 प्रमुख भाग है। उसके बाद जो हम लोग अभी जस्ट डिस्कस किए थे जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, लवक हो गया, ठीक है, रिक्तिका हो गया। तो ये सब का सब जो है अंगक है, लेकिन ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ठीक है, कोशिका द्रव के अंदर में पाया जाता है। और अगर देखा जाए सामान्य तो कोशिका के भाग तो ये 3 है। पहला है सेल मेम्ब्रेन
तो सेल मेम्ब्रेन सेल के सबसे ऊपरी आवरण में होता है, आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा में है न्यूक्लियस और तीसरा में है साइटोप्लाज्म। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। देखिए ये जो आप लोग का स्ट्रक्चर वो सेल मेम्ब्रेन का। अगर हम लोग एनिमल सेल के बारे में देखते हैं, जो कि ये है एनिमल सेल का, जो कि लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। क्लियर है, लिपिड और प्रोटीन। चलिए देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना फॉस्फोलिपिड, ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड हो गया और ये भी फॉस्फोलिपिड हो गया, बीच में जो होता है वो प्रोटीन का होता है। चलिए, और ये आपका एक प्रकार से गेट होता है जिससे कि हानिकारक पदार्थ जो है शरीर से बाहर, कोशिका से बाहर जाता है और जो लाभकारी पदार्थ होता है कोशिका के अंदर आता है। इसीलिए तो सेल मेम्ब्रेन को कहा जाता है चयनात्मक पारगम्य, यानी कि परमेबल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन जो होता है इनको कहेंगे परमेबल मेम्ब्रेन। ऐसा क्यों? क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका मेम्ब्रेन को, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोशिका झिल्ली जो है हानिकारक पदार्थों को बाहर जाने देती है और लाभकारी पदार्थों को अंदर आने देती है। जस्ट यही रीजन है कि कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य के रूप में जाना जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देख लेते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। तो कोशिका झिल्ली जो है इसको प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, कोशिका झिल्ली को। क्लियर है? और यह प्रत्येक कोशिका को दूसरे कोशिका के कोशिका द्रव से अलग करता है। मतलब कोई दो सेल है तो इन दो सेल का जो साइटोप्लाज्म है, इन साइटोप्लाज्मों को अलग करने का काम है ये बीच का जो कोशिका झिल्ली है। ठीक है, दो साइटोप्लाज्म को अलग रखती है। ये जंतु कोशिका व पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। देखिए कोशिका झिल्ली जो है वो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। क्लियर है? और जो कोशिका भित्ति होता है वो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है कंफ्यूजन में कि कोशिका झिल्ली सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, बट ये सही नहीं है। कोशिका झिल्ली जो है वो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है, बट कोशिका भित्ति जो है वो सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। क्लियर है? यह जंतु कोशिका से सबसे बाहरी झिल्ली व पादप कोशिका में से कोशिका भित्ति, ठीक है, कि जस्ट नीचे पाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये रहा साइटोप्लाज्म, जस्ट इसके बाद पाया जाता है कोशिका झिल्ली और उसके ऊपर पाया जाता है कोशिका भित्ति। क्लियर? तो पादप कोशिका में ये सब का सब रहता है, लेकिन जंतु कोशिका में सिर्फ कोशिका झिल्ली तक रहता है, कोशिका भित्ति नहीं रहता। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो प्रोटीन और लिपिड का बना होता है कोशिका झिल्ली। क्लियर है? कोशिका झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली की तरह होती है क्योंकि यह हानिकारक पदार्थों को बाहर जाने देती है और लाभकारी पदार्थों को अंदर आने देती है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए कि सिंगर और निकोलसन, ये दो वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा। देखिए अभी तक हम तीन वैज्ञानिक का नाम बोले। पहला है रॉबर्ट हुक जो कि 1665 में मृत कोशिका का खोज किया था। जस्ट उसके बाद 1674 में एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने जीवित कोशिका की खोज किया था। क्लियर है? उसके बाद सिंगर और निकोलसन जिन्होंने कोशिका के सिद्धांत को दिया था, कोशिका का सिद्धांत। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ कि इनके अनुसार जो है ना फ्लूइड मोजाइक मॉडल सिद्धांत इन्होंने दिया था और इनके अनुसार यह एक प्रोटीन की सतह है जो कि लिपिड की दो तरह के बीच सैंडविच, ठीक है, जिस प्रकार से सैंडविच होता है ना उसी प्रकार से होती है। कौन? तो कोशिका झिल्ली, ठीक है, जो कि 75 एंगस्ट्रम मोटी होती है। ठीक है, ये इन्होंने ही अपने सिद्धांत में बताया था फ्लूइड मोजाइक मॉडल में। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा फ्लूइड मोजाइक मॉडल किन्होंने दिया था? तो सिंगर और निकोलसन ने।
चलिए देखिए, ये रहा आपका कोशिका झिल्ली का। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। प्लाज्मा झिल्ली का कार्य क्या चीज होता है? देखिए, यह कोशिका के अंदर व बाहर अणुओं को आने जाने देती है, पहला इनका कार्य। नेक्स्ट अगर बात किया जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो यह कोशिका के निश्चित आकार को बनाए रखती है। क्लियर है? और मतलब कि कोशिका का शेप और साइज को बनाए रखती है और अणु जो होता है ना उसको अंदर बाहर आने देती है। नेक्स्ट है प्लाज्मा झिल्ली के अंदर व बाहर अणुओं का आदान प्रदान यह दो प्रकार से होता है, विसरण व परासरण। ठीक है, विसरण और परासरण दो प्रकार से आदान प्रदान होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में विसरण होता क्या चीज है और परासरण क्या होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गमन होता है विसरण। हमेशा याद रखिएगा कि पानी जो है वो उधर ही बहती है जिधर वो ढलान होता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात किया जाए, समझाने का ये मेरा तौर है कि जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होता है वो होता है उच्च सांद्रता, और जहाँ पे कम भीड़ भाड़ होता है वो निम्न सांद्रता होता है। ठीक है, तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना ही विसरण कहलाता है। वहीं पर परासरण अगर देखा जाए तो वर्णात्मक झिल्ली द्वारा जल के अणु का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना, ये होता है परासरण। देखो, ये दोनों पदार्थ की सांद्रता को समान कर देता है। परासरण विसरण क्या करता है, कुछ समय बाद ये दोनों में जो सांद्रता होता है वो परासरण के बाद विसरण के बाद समान कर देता है, लेकिन यह दोनों पदार्थ की सांद्रता को समान कर देता है। देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, यह दोनों पदार्थ की सांद्रता, इसमें भी वही चीज है, समान कर देता है, इसमें भी वही चीज है, लेकिन इसमें ठोस, द्रव और गैस तीनों में संभव होता है और ये केवल द्रव में संभव होता है। ठीक है, परासरण केवल द्रव में होता है, लेकिन विसरण तीनों में होता है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। क्लियर है? नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो अपनी सांद्रता में अंतर के आधार पर विभिन्न पदार्थ गति करने के लिए स्वतंत्र होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, स्वतंत्र नहीं होता है। इसमें ठोस में और गैस में परासरण नहीं होता है, सिर्फ लिक्विड में होता है, लेकिन इसमें तीनों में स्वतंत्र होता है। क्लियर है? नेक्स्ट बात कर लेते हैं बाह्य परासरण। देखिए, बाह्य परासरण होता है कि कोशिका के अंदर से विलयन का बाहर जाना, ये बाह्य परासरण, मतलब अंदर से बाहर की ओर जाना। और अंतः परासरण होता है कि कोशिका के बाहर से विलयन का अंदर को गमन करना। ठीक है ना? विलायक का अंदर में जाना। देखिए, विलयन, विलायक और विलेय होता है। तो विलायक क्या होता है, विलायक एक्चुअल में लिक्विड पदार्थ होता है। ठीक है ना? विलायक जो होता है वो लिक्विड पदार्थ होता है। तो लिक्विड पदार्थ का अंदर से बाहर जाना, सेल के अंदर से बाहर जाना, ये होता है बाह्य परासरण। और लिक्विड पदार्थ का सेल के बाहर से अंदर की ओर आना, यह अंतः परासरण कहलाता है। आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास देखते हैं अगले पार्ट को।